10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया स्टार्ट करेंगे और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है और इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के पीछे क्या ज़रूरत थी। होता क्या है कि हमारा बिजनेस डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट एरियाज में काम करता है, और जो हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब तक कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हम सारी चीज़ें ग्रॉस वे में दिखाते थे, क्यूमुलेटिव वे में दिखाते थे। मीन्स जब हम सेल्स दिखाते थे तो वह इस तरह से हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते थे कि ये प्रोडक्ट ए की सेल इतनी, बी की सेल इतनी, ना, नॉट एट ऑल। इन द सेम वे जो हम लोग का रिजल्ट आता था, प्रॉफिट फिगर आती थी या लॉस फिगर आती थी, वो भी हमारा टोटल दिखता था। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र ये कभी नहीं समझ पाता था, जो रीडर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होते हैं, वो ये कभी नहीं समझ पाते थे कि बिजनेस का कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेगमेंट, प्रॉपर वर्ड है सेगमेंट, प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, किस सेगमेंट की कितनी सेल है, कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। मींस दे वर नॉट कैपेबल टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 मेक देम कैपेबल टू फाइंड आउट द रिजल्ट in that way in which they want to get the result. Is it clear? जिस वे में वो रिजल्ट पाना चाहते हैं उस वे में वो अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो देखना चाहें कि पर्टिकुलर सेगमेंट की एसेट्स कितनी हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट के लायबिलिटीज़ कितने, पर्टिकुलर सेगमेंट के सेल्स कितना है, रिजल्ट कितना है, दे कैन फाइंड आउट ईजिली नाउ आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अब ये पक्की बात है कि जब हम अपने बिजनेस को सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करेंगे तो एक प्रॉब्लम अराइज होनी ही होनी है। बट ऑब्वियस है कि किस सेगमेंट को हम डिस्क्लोज करें, मेरे बिजनेस का कौन सा सेगमेंट डिस्क्लोज होगा, किस सेगमेंट की रिपोर्टिंग करें और किस सेगमेंट की रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगी, एक बर्डन हो जाएगी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेगमेंट को शो करें। मींस हर एक सेगमेंट को शो करना भी पॉसिबल नहीं है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कई डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 15 से 20 सेगमेंट में काम कर रहा है, छोटे और बड़े मिला करके, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो छोटे सेगमेंट्स की भी रिपोर्टिंग करे। तो हमें अब यहाँ पर ये देखना है कि किन सेगमेंट्स को हम चुनते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दो सेगमेंट विच आर रिपोर्टेबल वन। मीन्स रिपोर्टेबल सेगमेंट को पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ज़रा ध्यान दें तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा रिपोर्टिंग पर है ना कि अकाउंटिंग पर। इसका कोर एलिमेंट है। द कोर एलिमेंट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज टू रिपोर्ट समथिंग। इज इट क्लियर? सर, कुछ फायदे मिले हमारे इस सेगमेंट रिपोर्टिंग से। एक सबसे बड़ा फायदा मिला सेगमेंट रिपोर्टिंग से कि जो यूजर्स होते हैं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं वो सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे।
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं वो अब अच्छी तरह से पहले के मुकाबले कंपैरिजन कर पाएंगे, ना कि हमारे ही इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के एक सेगमेंट का दूसरे से, बल्कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के सेम सेगमेंट से। तो हमें हमारा फायदा तो मिला ही मिला, हाँ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को भी फायदा मिला। पक्की बात है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट करके हमने सेगमेंट रिपोर्टिंग की ओर ध्यान देना शुरू किया। बेसिकली जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम दो सेगमेंट की ओर बात करेंगे, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। अब पहले तो सर ये बताइए कि ये बिजनेस सेगमेंट क्या है। ये बिजनेस सेगमेंट, सर अब हमें ये बताइए ये जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो बिजनेस सेगमेंट को हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे। इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस। इट्स अ distinguishable component of a enterprise or a business who operates their business in a product or service or group of product or a group of services। हो सकता है हम ऐसे बिजनेस की बात करें जिसमें केवल एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बात हो, और जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन था पहले हम उसकी भी बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले हम अपनी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ASI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ने क्या बोला, दैट इज अनदर मैटर। पहले इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, मैं बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने कहा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटा जाएगा, पहला कहलाएगा बिजनेस सेगमेंट, और मैंने कहीं प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं लिखा है और इस पर मैं थोड़ी देर बाद एम्फेसाइज करने वाला हूं। दूसरा है आपका जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो हम पहले इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों हैं क्या। इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। हम एंटरप्राइज का मतलब कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, एंटरप्राइज का मतलब एक पार्ट से नहीं है, दैट इज द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा बिजनेस है 10 तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो मेरा कंप्लीट एंटरप्राइज, इज इट क्लियर। तो इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल यानी जिसको अलग किया जा सके, अलग किया जा सके, अलग पहचाना जा सके ऑफ एन एंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग। अच्छा किस में इंगेज्ड है, मैंने अभी बताया था, प्रोडक्ट में या सर्विस में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, engaged in providing individual, important word है, प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। और ये लाइन अगर यहीं पर एंड हो जाती ना, मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाता। डिस्टिंग्विशेबल किस चीज से आप करेंगे, इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज engaged in providing individual product और service, single product और single service, और bundle और group of service और group of products, and having important line, which one line sir, बता दीजिए। It's a distinguishable component of an enterprise engaged in providing individual product or service or group of product or services and having
अपफ्रंट रिस्क एंड रिटर्न। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहीं पर प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं लिखा, हमने कहीं प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? बिजनेस सेगमेंट। यहां पर मैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने कहीं एरिया वाइज सेगमेंट की बात नहीं की। ढंग से सुनेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। फिलहाल सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस सेगमेंट की, तो मेरा बिजनेस मशीनों से भी चल सकता है और ऑटोमेटिक भी चल सकता है। मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मैनुअल वर्क भी हो सकता है। ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है। दिस इज माय बिजनेस सेगमेंट। मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी, ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है। बिजनेस है, मैंने प्रोडक्ट नहीं बोला ना, मैंने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिया। मैं प्रोडक्ट वाइज बांट सकता हूं, पेपर वर्सेस सीमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रोडक्ट वाइज अपने बिजनेस सेगमेंट को बांट सकता हूं। मैं अपने बिजनेस सेगमेंट को इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल बिजनेस में बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं। मैंने कहीं प्रोडक्ट की बात नहीं करी। दिमाग में अगर ये वर्ड आता है बिजनेस सेगमेंट मींस प्रोडक्ट वाइज, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। हम अपने बिजनेस में जिस तरह से डील करते हैं वो हमारा बिजनेस सेगमेंट है। हम इंस्टीट्यूशनल भी डील कर सकते हैं, हम रिटेल भी डील कर सकते हैं, ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है। मैं मैनुअल वर्क भी काम कर सकता हूं, मैं ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू भी काम कर सकता हूं, ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो what's the profit through automatic machine, or what's the profit or result or assets or liabilities through manual, paper versus cement, मतलब प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, जी क्लियर है। हम अपने बिजनेस के सेगमेंट को बांट सकते हैं ब्रांचेस वर्सेस फ्रेंचाइजीज। जी बिल्कुल, आप अपने बिजनेस के सेगमेंट को बांट सकते हैं। हो सकता है हम ब्रांचेस के थ्रू भी काम कर रहे हो, हम फ्रेंचाइजीज के थ्रू भी काम कर रहे हो, तो मेरे बिजनेस के उस सेगमेंट में ब्रांचेस से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, इन द सेम वे फ्रेंचाइजीज के रेस्पेक्ट में। तो ये हम अपने बिजनेस सेगमेंट को इस तरह से बांट सकता हूं। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कहीं भी प्रोडक्ट को दिमाग में ना लाना। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं, ये एग्जाम्पल, ताकि मैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात कर सकूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी नोट कर लें। अब अगर मैं बात करूं जियोग्राफिकल सेगमेंट की, अगेन इट्स ए इजी थिंग, लेकिन ढंग से समझना, मैंने कहीं एरिया नहीं बोला। इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprise, providing products or services अब कीवर्ड मैं लिखूं, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इन डिफरेंट
economic environment and having different risk and returns. थोड़ा कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने बिजनेस सेगमेंट के बाद हम अपने सेगमेंट को बांट सकते हैं ज्योग्राफिकली। हम ये कह सकते हैं कि हम जिन जिन देशों में काम करते हैं उनमें से कितने देश, उनमें से कितनी कंट्रीज मिलिट्री से कंट्रोल्ड हैं और कितनी कंट्रीज डेमोक्रेसी, कितनी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है और कितनी कंट्रीज मिलिट्री रूल द्वारा रूल्ड होती हैं। तो मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी। हम अपने सेगमेंट को इस तरह से बांट सकते हैं ज्योग्राफिकली कि किन किन देशों से हमारा बिजनेस होता है जहां यूरो करेंसी चलती है या डॉलर्स चलते हैं, बांट सकते हैं। हम अपने सेगमेंट को इस तरह से बांट सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि मेरा बिजनेस ऐसे किन एरियाज में काम करता है जो बैकवर्ड हैं और जो फॉरवर्ड हैं। हम अपने इस सेगमेंट में चीज़ों को इस तरह से बांट सकते हैं कि ईस्ट जोन से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, या एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, और वेस्ट जोन से कितना मिल रहा है। जी सर। तो ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं और ये कहीं पर देखें केवल एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है कि ईस्ट जोन या वेस्ट जोन, नॉट एट ऑल। यहाँ मिलिट्री रूल कहाँ पर है, डेमोक्रेसी का है। इस तरह से भी हम अपने जियोग्राफी को बांट सकते हैं। कहाँ यूरो चलता है और उनसे हमारा बिजनेस होता है, और कहाँ हमारा डॉलर्स चलता है और उनसे कितना बिजनेस होता है। हम कहाँ कहाँ बैकवर्ड बिजनेस बैकवर्ड एरियाज में कहाँ कहाँ कितना बिजनेस करते हैं और फॉरवर्ड एरियाज में कितना और कहाँ बिजनेस करते हैं, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन में क्या और बिजनेस का सिस्टम क्या है। यानी हम अपने सेगमेंट को इन दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इज इट क्लियर? और ये दोनों हमारे आइडेंटिफिएबल सेगमेंट हैं, ये दोनों हमारे आइडेंटिफिएबल सेगमेंट हैं। यानी हमें अपने बिजनेस को अब इन दो पार्ट्स में तो बांटना ही पड़ेगा और बिना बांटे अब काम नहीं चलने वाला। सर इन दो में से किसी एक में बांटना जरूरी है या दोनों में बांटना जरूरी है? हम जब भी बात करेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे, एंड दैट इज कंपल्शन, दैट इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग टू distribute your business only under the category of business segment and not under the category of geographical segment, or vice versa. We have to bifurcate our business in these two things. Clear? First business segment and the second geographical segment. Might be कि मेरा प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट हो और माइट बी मेरा प्राइमरी सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट हो और सकता है कि मेरा सेकेंडरी, अगर प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट है तो सेकेंडरी बिजनेस सेगमेंट हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। अगर प्राइमरी मेरा सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट है तो सेकेंडरी सेगमेंट मेरा बिजनेस सेगमेंट होगा। बांटना तो आपको दोनों में है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, दोनों की रिपोर्टिंग करनी है। ये भी नहीं कि आपने केवल बिजनेस सेगमेंट में रिपोर्टिंग कर दी, दैट इज अनफ, नॉट एट ऑल। यू हैव टू रिपोर्ट इन बोथ ऑफ दीज टू सेगमेंट्स। द फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव। अब प्रायोरिटी कैसे देंगे वो थोड़ी देर बाद की बात करते हैं। अच्छा, ये तो सर तय हो गया कि एनी हाउ हमें अपने बिजनेस की चीज़ों को, एंटरप्राइज की चीज़ों को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ
reporting purposes under accounting standard 17. The first one is business segment and the second one is geographical segment. मैंने अगर फर्स्ट वन बिजनेस सेगमेंट को बोला तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दैट इज ऑलवेज प्राइमरी, नॉट एट ऑल. अगर मैं पहला बोलता हूँ जियोग्राफिकल सेगमेंट एंड दिस इज प्राइमरी तो सेकेंडरी आप बोलेंगे बिजनेस सेगमेंट. अगर मैं फर्स्ट प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट बोल रहा हूँ तो सेकेंडरी सेगमेंट आपका जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा. आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल राइट नाउ. अब इसके बाद क्या करें सर? हमें एक बात बताइए, एक कंसर्न है होल्डिंग कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया. नाउ एज पर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे फॉलो देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एंड दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और द सेगमेंट रिपोर्टिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17. इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट द होल्डिंग कंपनी विच ऑल्सो प्रिपेयर्स देयर सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वेल अवेयर होंगे कि अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी चलाती है तो सब्सिडरी कंपनी के भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अपने साथ मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी. यानी कि होल्डिंग कंपनी को अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करना ही करना है, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करना है. और जब तैयार करेगी एक इंडिविजुअल और कंसोलिडेटेड तो प्रॉब्लम ये आती है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग वो इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होगा और कंसोलिडेटेड पर उस पर तो डबल मार हो गई, वो तो कल रिपोर्टिंग ही देते रह जाएंगे. तो बेटा एक चीज़ याद रखना, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली कंपनी को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे AS 17 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. करते हैं तो वेल एंड गुड, करते हैं तो वेल एंड गुड, दैट इज अप टू देम, बट दैट इज नॉट कंपल्शन. बट द कंपल्शन इज टू मेक द रिपोर्टिंग ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17. इज इट क्लियर राइट नाउ? यस सर, ये भी हम लोग की बात क्लियर हो गई. अब मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन. तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन की, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा था इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस. अगर किसी बिजनेस में, अगर किसी एंटरप्राइज में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल सर्विसेज दी जाती है, तो वहाँ पर फिर आप सेगमेंट में कैसे बांट सकते हैं? वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है सेगमेंट रिपोर्टिंग को फॉलो करने की, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या फिर इंडिविजुअल सर्विस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या फिर इंडिविजुअल सर्विस है, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जी सर, तो हम लोगों ने दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर ली कि हम लोग को अपने सेगमेंट को दो पार्ट में बांटना है. द फर्स्ट वन इज बिजनेस सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज योर जियोग्राफिकल सेगमेंट. और ये दोनों हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, ध्यान देंगे, ये दोनों हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं. दोनों पर रिपोर्ट देनी ही देनी है, दोनों पे रिपोर्ट देनी ही देनी है. प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब अगर फाइंड आउट करने की बात आती है, आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर दें. जब हम कहते हैं एंटरप्राइज रेवेन्यू, जब मैं आगे बोलूँगा एंटरप्राइज रेवेन्यू, जब मैं बोलूंगा एंटरप्राइज रेवेन्यू तो देखो 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 मैंने कहा था एंटरप्राइज एज अ होल, जिसमें सारे सेगमेंट्स कवर होते हैं, कंसोलिडेटेड मिला हुआ एक. तो एंटरप्राइज रेवेन्यू में केवल एक्सटर्नल सेल्स को शामिल किया जाता है, ओनली एक्सटर्नल सेल्स. अच्छा, अगर मैं कहूं सेगमेंट रेवेन्यू, तो सेगमेंट रेवेन्यू में हम लोग एक्सटर्नल सेल्स ऑफ अ सेगमेंट प्लस इंटर डिपार्टमेंट सेल्स, उनको भी कवर करते हैं. दोनों चीजें कवर होंगी, एक्सटर्नल सेल्स एज वेल इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर बिजनेस सेल्स, दोनों चीजों को कवर किया जाएगा, उनको छोड़ेंगे नहीं. जी हाँ, किन चीज़ों को नहीं कवर करेंगे? जब हम
सेगमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो बिल्कुल छोड़ देना, हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को डिसीजन लेने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब हम एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स को किनारे रखें। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को किनारे कर देंगे, और हाँ, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम को भी किनारे कर दो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की अगर इनकम होगी, दैट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट रेवेन्यू। जी सर, अगर हम किसी एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो टू बी एलिमिनेटेड बाई कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। वेल वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द सेगमेंट रेवेन्यू। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया, एंटरप्राइज रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर वर्ड, बट इन दैट केस वी विल इंक्लूड ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल सेल्स। इंटर डिपार्टमेंट सेल्स या इंटर सेगमेंट सेल्स से उसको कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करते हैं, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, डेमोक्रेसी वाइज हो, फ्रेंचाइजी वाइज हो, ब्रांचेस वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो, किसी भी तरह से हो, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं तो उसके टोटल सेल्स को कवर किया जाएगा, एक्सटर्नल सेल्स एज वेल एज इंटर सेगमेंट सेल्स। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को शामिल ना करना। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम को शामिल ना करना। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा को शामिल नहीं करेंगे। जी सर, अगर हम बात करें आगे, एक और वर्ड आएगा सेगमेंट एक्सपेंसेस। कौन सा वर्ड आएगा? सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेम इसी तरह, सेम यही चीज, हम सेगमेंट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस शामिल करेंगे जो डायरेक्टली रिलेट करेंगे किसी सेगमेंट से। हम वो सारे एक्सपेंसेस कवर करेंगे जो रिलेट, तो हम बात करेंगे केवल और केवल ऐसे एक्सपेंसेस की जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या डायरेक्टली रिलेट करेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, जो डायरेक्टली रिलेट करेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, वो सारे एक्सपेंसेस कवर करेंगे। डायरेक्टली तो क्या सर एलोकेटेड एक्सपेंसेस को शामिल? बिल्कुल करेंगे, एलोकेटेड एक्सपेंसेस को भी हम शामिल करेंगे, जिसको बांटा गया हो एक रीजनेबल बेसिस पर। दोज एक्सपेंसेस आर आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन दैट। अच्छा, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिल्कुल ना शामिल करना, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को बिल्कुल शामिल ना करना, लॉसेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा को शामिल ना करना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सपेंसेस को शामिल करने की कोशिश ना करना। जी, पक्की बात है ना? ये हमारा सेगमेंट एक्सपेंसेस है। तो हम लोगों ने एंटरप्राइज रेवेन्यू देख लिया, सेगमेंट रेवेन्यू देख लिया, सेगमेंट एक्सपेंसेस देख लिया। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट जो होता है वो सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट रिजल्ट, what is the result, what is the profit or loss of a particular segment? We can find it out by deducting segment expenses out from the segment revenue. Is it clear? जी सर। अच्छा, सेगमेंट एसेट्स क्या होती हैं? सेगमेंट एसेट्स पर सेम वही चीज, कोई एसेट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट होगी पर्टिकुलर किसी सेगमेंट से, वो हमारी सेगमेंट एसेट्स। अच्छा, इसमें हमारी एलोकेटेड एसेट्स भी आ जाएंगे, जिस तरह से एलोकेटेड एक्सपेंसेस को शामिल कर रहे थे उसी तरह एलोकेटेड एसेट्स भी आ जाएंगे, जिनको हमने फेयर या रीजनेबल बेसिस पर बांटा है। गुडविल शामिल है? जी सर, बिल्कुल गुडविल शामिल है, लेकिन इसमें शामिल ना कर देना इनकम टैक्स एसेट, इनकम टैक्स एसेट्स। इज इट क्लियर? जी सर। सेगमेंट लायबिलिटीज क्या है? इन द सेम वे, जो डायरेक्टली रिलेट करेंगी, जिनको फेयर बेसिस पर, रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा, टैक्स प्रोविजन इसमें शामिल नहीं होंगे। सारी चीजें वही हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें जो भी आइडेंटिफिकेशन करना है वो इन दो चीजों में करना है। किन दो चीजों में करना है? पहला है आपका बिजनेस सेगमेंट, दूसरा है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। और जाहिर सी बात है प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जी सर।
चलें इसी की बात कर लेते हैं पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट्स क्या होते हैं। पहले हम इसी को देख लेते हैं, बाद में आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट, ये हमारा बिजनेस सेगमेंट है, ये हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट है। हम डोमिनेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डोमिनेंट फैक्टर्स कौन से हैं? बिजनेस सेगमेंट के फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं ओवर जियोग्राफिकल सेगमेंट पर, या जियोग्राफिकल सेगमेंट डोमिनेट कर रहा है बिजनेस सेगमेंट पर। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि ये हमारा प्राइमरी सेगमेंट है, तो बेटा ये हमारा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सेगमेंट होगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि ये मेरा प्राइमरी सेगमेंट है क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर जियोग्राफिकल सेगमेंट के ज़्यादा है रादर देन बिजनेस सेगमेंट के, तो ये हमारा सेकेंडरी सेगमेंट होगा। और अगर दोनों इक्वल हैं, डोमिनेंट फैक्टर बिजनेस सेगमेंट के भी हैं, डोमिनेंट फैक्टर जियोग्राफिकल सेगमेंट के भी हैं, तो हमारा प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट होगा और सेकेंडरी सेगमेंट हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। लेकिन अगर हम ये ना पता कर पाएं कि डोमिनेंट फैक्टर किसका आगे है, कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर रखता है, इफ वी आर नॉट कैपेबल टू फाइंड इट आउट इट इजीली, देन इन दैट केस प्राइमरी सेगमेंट हमारा बिजनेस सेगमेंट होगा और सेकेंडरी सेगमेंट हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। जी ठीक है ना? पक्का सर? अब आते हैं, बात करेंगे, एक बार अगर हमें पता चल जाए कि ये प्राइमरी सेगमेंट और ये सेकेंडरी सेगमेंट, रिपोर्टिंग दोनों पर करनी है, चाहे वो बिजनेस सेगमेंट हो चाहे वो जियोग्राफिकल सेगमेंट हो। अगर एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट हमने बांट लिया, और ये आसान काम नहीं है, थोड़ा टफ वर्क है, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह वगैरह वो बात की बात है, छोड़ देते हैं उसको। एक बार अगर फाइंड आउट हो गया तो मेरे लिए थोड़ा हल्का काम हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करना ही थोड़ा टेढ़ी खीर है, आइडेंटिफिकेशन, कि प्राइमरी सेगमेंट में जियोग्राफिकल सेगमेंट आएगा या प्राइमरी सेगमेंट में हमारा बिजनेस सेगमेंट आएगा। इट्स अ टफ टास्क। कई सारे फैक्टर्स, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशंस को हम लोग को देखना पड़ता है, डिफरेंट लेवल्स पर काम करने पड़ते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। एक बार ये डिसाइड हो गया कि ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, रिपोर्टिंग तो बेटा दोनों पर करनी है, प्राइमरी सेगमेंट एज वेल एज सेकेंडरी सेगमेंट पर। और अगर ये पता चल जाए ये प्राइमरी सेगमेंट है तो हम कैसे रिपोर्टिंग करेंगे और किस तरह से किस सेगमेंट को दिखाएंगे। अब मैंने शुरू में ही आपको बोला कि प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बांट सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट सी, ये प्रोडक्ट बी, बांट सकते हैं। और अगर मैंने इस तरह से अपने सेगमेंट को बांट दिया प्रोडक्ट वाइज, ऑटोमेटिक या मशीन मैनुअल वाइज, इंस्टीट्यूशनल या रिटेल वाइज, किसी भी तरह से मैंने अपने बिजनेस सेगमेंट को बांटना है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, 10 तरह की डिफरेंट मशीन्स और मैनुअल वर्क में डील कर रहा हूँ, 10 डिफरेंट तरीके के इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर्स के साथ डील कर रहा हूँ, जो अपने आप में मायने रखते हैं, किनको शो करूँ और किनको शो ना करूँ। 15-20 हैं, सबको शो कर दे, आराम से मेहनत करें उस पर ना सर,
ऐसा काम मत करना। हम लोग कुछ टेस्ट देखेंगे, रिपोर्टिंग टेस्ट। पहला क्वालिफाइंग टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्वालिफाइंग टेस्ट। दूसरा मैनेजमेंट चॉइस, और तीसरा 75% टेस्ट। क्वालिफाइंग टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होंगे। पहला रेवेन्यू और इनकम टेस्ट, दूसरा रिजल्ट टेस्ट, और तीसरा एसेट टेस्ट। हम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई, इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम शो करें, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं। यानी उस प्राइमरी सेगमेंट में अगर बिजनेस सेगमेंट आता है और बिजनेस सेगमेंट की जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो बिजनेस सेगमेंट को अगर मैंने प्रोडक्ट वाइज बांटा है तो किन किन प्रोडक्ट्स की रिपोर्टिंग करेंगे। अगर मैंने प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट को माना है और बिजनेस सेगमेंट को हम आगे बाइफर्केट करते हैं इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेलर्स में, तो किन किन इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर्स की रिपोर्टिंग करें और किन की ना करें। अगर हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल बिजनेस सेगमेंट बांटा है और कई तरह के ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स वर्सेस मैनुअल वर्क, तो किन किन की रिपोर्टिंग करें और किन किन को रिपोर्टिंग ना करें, स्पेशली जिनको अलग से मुझे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो करना है। तो प्रॉब्लम तो सर जी यहाँ पर आ गई। इसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। पहले को हम कहते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट, जिसमें सबसे पहला आएगा रेवेन्यू टेस्ट। और ये सबसे पहले आपको बताएगा कि हमें किन किन की रिपोर्टिंग करनी है। मान लेते हैं ये मेरा बिजनेस सेगमेंट को मैंने बांटा है ABCDEF। अब हमें ये जज करना है कि इनमें से किन को हम रिपोर्टिंग करें और किन को रिपोर्टिंग ना करें। चलो भाई, हम अगर बात करें सेगमेंट रेवेन्यू की, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेगमेंट रेवेन्यू में एक्सटर्नल सेल्स को भी शामिल करते हैं, इंटर सेगमेंट सेल्स को भी शामिल करते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा को शामिल नहीं करते। तो उस सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल आप यहां रख दें। हो सकता है ए का टोटल सेल है 75, 120, थोड़ा सिंपल रख लेते हैं, 125, 100, 200, 25 एंड कितना बचा, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू है 600। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना। सेगमेंट रेवेन्यू के उन ब्रांचेस को हमें रिपोर्ट करना है जिनकी सेल टोटल सेल की कम से कम 10% हो। अगर किसी ब्रांच का, डिवीजन का, प्रोडक्ट का, इंस्टीट्यूशन का, रिटेल का, ऑटोमेटिक का, मैनुअल का, जिस तरह से आपने बांटा है,
ये मेरे सेगमेंट्स उस पार्ट में बढ़ गए। अगर पर्टिकुलर किसी डिवीजन की सेल, सेगमेंट रेवेन्यू, सेल नहीं सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू के 10% या उससे अधिक है तो वो मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। क्या ये 10% है टोटल का? जी सर, ये है, ये है, ये है, ये नॉन रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल। चलो एक काम करते हैं, 60, 40, ये दोनों मेरे नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, ये दोनों मेरे नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं। तो रिपोर्टिंग हमें किन किन की करनी है? ए, बी, सी एंड डी। सर यहाँ तक तो बात समझ में आई, और इसे हम कहते हैं रेवेन्यू या इनकम टेस्ट। रेवेन्यू या इनकम टेस्ट, ये हमारा रिपोर्टेबल हो गया। खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने केवल अभी एक परीक्षा को पास किया है। हो सकता है कि जो ये दो नॉन रिपोर्टेबल हमारे पोर्शन दिख रहे हैं, जब हम रिजल्ट टेस्ट करें तो हो सकता है उस रिजल्ट में वो भी रिपोर्टेबल हो जाएं। और अगर यहाँ नॉन रिपोर्टेबल और दूसरे में रिपोर्टेबल हैं तो बेटा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट में आ जाएगा। इसमें रिपोर्टेबल, दूसरे में नॉन रिपोर्टेबल, तो भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट में शामिल हो जाएगा। यानी किसी भी एक टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया, सेगमेंट, प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशनल, आप जो नाम दें, वो आपका रिपोर्टेबल एरिया या सेगमेंट कहलाएगा। अगर हम रेवेन्यू टेस्ट की बात करें तो सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू कुछ खास देता है आपको, और ऐसा खास देता है कि आप थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। ए से मुझे फ़ायदा मिला 10, बी से मुझे नुकसान हुआ 20, 40 इसमें फ़ायदा, 60 इसमें फ़ायदा, 10 इसमें फ़ायदा, चलो 30 इसमें नुकसान। ये नुकसान। अब इस तरह से हमको दिया हुआ है, ये प्रॉफिट्स हैं और जो ब्रैकेट्स में हैं वो लॉसेस हैं। ये हमारा सेगमेंट रिजल्ट है। और सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकलता है? सेगमेंट रेवेन्यू में से जब आप सेगमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट रिजल्ट आपके पास होता है। और जब सेगमेंट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को तो लेंगे ही लेंगे, एलोकेटेड एक्सपेंसेस को भी ले लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सपेंसेस या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, सेगमेंट इनकम या सेगमेंट रिजल्ट, सॉरी रेवेन्यू नहीं, सेगमेंट रिजल्ट, जब हम सेगमेंट रिजल्ट की बात करते हैं तो सेगमेंट रिजल्ट कैसे पैदा होता है? सर सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, सेगमेंट रिजल्ट आपके हाथ में। और मैंने वही किया, सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया तो सेगमेंट रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब चूंकि ये बता रहा है ये, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। सेगमेंट रिजल्ट अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का, मान लेते हैं सेगमेंट, अगर पर्टिकुलर किसी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस टोटल सेगमेंट रिजल्ट के 10% या उससे अधिक है तो वो मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। सर आप ना एक काम करिए, क्या करें, 50, 60, 70 माइनस हो जाएगा 100, तो रिजल्ट आया 30। हो सकता है ये +30 भी आ सकता था नेट, और -30 भी, आज कुछ भी आ सकता था, लेकिन इसको बेस लेकर आपको नहीं चलना। सर तो क्या करेंगे? एक काम करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट को एक साथ लिखेंगे
टोटल आ गया 70। नेगेटिव रिजल्ट को एक साथ लिखेंगे, टोटल आ गया 100। इन दोनों में जो अधिक होगा उसको बेस ले लेंगे, यानी हम बेस ले लेंगे 100 को। अच्छा सर ऐसे? जी सर ऐसे। और एक बार अगर आपने 100 को बेस ले लिया, अब सब पर ये 100 भारी होगा, क्या ये 10% से अधिक है? जी सर 10% या उससे अधिक, ये रिपोर्टेबल है, ये भी 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 रिपोर्टेबल है। तो अब तक जो मैं कह रहा था ये नॉन रिपोर्टेबल है, दिमाग से निकाल दें। ये भी अब हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये भी अब हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो कहने का मतलब तरीका तो समझ में आ गया ना। इनकम्स को अलग करो, जो प्रॉफिट फिगर हैं उनको अलग लिखकर उनका टोटल कर लो, जो लॉस फिगर हैं उनका टोटल लिखकर अलग कर दो। दोनों रिजल्ट में जो ज़्यादा होगा बेस उसको लेकर के परसेंटेज निकाल लो। 10% या उससे अधिक का अगर किसी सेगमेंट का रिजल्ट है टोटल रिजल्ट का, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। सर बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं? ना मुन्ना, एसेट टेस्ट की बात अभी करनी बाकी है। एसेट, सेगमेंट एसेट वो होती हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों, एलोकेटेड हों, लेकिन इसमें शामिल नहीं करेंगे इनकम टैक्स एसेट और कॉरपोरेट एसेट। कॉरपोरेट एसेट यानी टोटल बिजनेस या हेड ऑफिस की एसेट्स जिनको हम बांट ना सकें। तो कहने का मतलब ये कि अब हम तीसरा पॉइंट की डिस्कस करेंगे और वो टेस्ट है आपका एसेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सेम वही फंडा। अगर किसी सेगमेंट का एसेट्स टोटल सेगमेंट की एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा आ जाए तो वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। तो सर आपने तो ये बता दिया, अब हमें आप कृपया करके एक चीज़ और बता दीजिए। क्या बता दें? ये मैनेजमेंट चॉइस क्या है? मान लेते हैं आपके पास जो सेगमेंट्स आए थे वो ABCDE, और जब आपने इनको टेस्ट में रखा था, चलो F भी जोड़ देते हैं, जब आपने इनको टेस्ट में रखा था तो रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, 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 नॉन रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल, कुछ ऐसा रिजल्ट आया था। मान लेते हैं इन टोटलिटी दैट वाज द रिजल्ट आफ्टर मेकिंग ऑल दीज 3 टेस्ट। लेकिन मैनेजमेंट को एक पावर दिया गया है, भाई यहाँ पर हम तो सेगमेंट रिपोर्टिंग इसलिए देख रहे हैं ना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को अच्छी से अच्छी रिफाइंड वे में इंफॉर्मेशन मिल सके, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस और इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि ये रिपोर्टेबल बना ले तो हम कौन होते हैं, हम कौन सा ऐसा रूल बना दें कि उसकी रिपोर्टिंग ना करें। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि बी सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया, दैट इज अप टू देम टू मेक इट सेगमेंट रिपोर्टेबल। जी सर, पक्की बात है ना, ये मैनेजमेंट चॉइस है। अब बात करते हैं कि 75% टेस्ट क्या है। ये सारे लोग मिलकर सेल का केवल और केवल एक्सटर्नल सेल का 70% हिस्सा ही है, और ये 10% है, ये 20% है। कुल मिलाकर मान लेते हैं इस तरह से आया EFGHI। मैंने टोटल की बात करी, एक्सटर्नल सेल्स, जबकि हम लोग वहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू में इंटरनल सेगमेंट सेल्स को भी लेते थे। तो यहाँ ये पॉसिबल है कि कुछ इस तरह से 20% का रिजल्ट आ जाए। अच्छा, तो अब अगर मैं बोलूं कि अगर टोटल एक्सटर्नल सेल का केवल 70% ही सेगमेंट रिपोर्टेबल हो पाया, 30% नहीं हो पाया,
तो कहा गया कम से कम आपको इतने सेगमेंट रिपोर्टेबल करने हैं जो एक्सटर्नल टोटल सेल का 75% रिपोर्टेबल हो जाए एक्सटर्नल सेल्स का। तो अब अगर मैनेजमेंट को मजबूरी में इसको नहीं बल्कि इसमें से भी किसी एक को रिपोर्टेबल सेगमेंट बांधना पड़ेगा 75% टेस्ट को पूरा करने के लिए। अगर आपको मेरी उस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली, आपको दिख रहा है 10% 20%, तो अगर सेल्स का 10% और 20% यहाँ है तो ये ऑलरेडी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया, आप इसको नॉन रिपोर्टेबल कैसे बोल सकते हैं? बेटा जब मैंने वहाँ पर बात की थी ना सेगमेंट रेवेन्यू की, जरा ढंग से देखो अगर आपने नोट किया होगा तो वहाँ पर मैंने सेगमेंट रेवेन्यू का बताया कि उसमें हम लोग एक्सटर्नल सेल्स को भी शामिल करते हैं और इंटर सेगमेंट सेल्स को भी शामिल करते हैं। देखो जबकि हम 75% टेस्ट में केवल और केवल एक्सटर्नल सेल्स को लेकर के चलते हैं, और जब हम केवल एक्सटर्नल सेल्स को लेकर चले तो यहाँ पर टोटल सेल्स का 10% इसके पास आ गया, 20% इसके पास आ गया। जब हम वहाँ बात कर रहे थे तो वो इंटरनल सेल्स को भी शामिल कर रहा था। तो हो सकता है एक डिपार्टमेंट ने अपने दूसरे सेगमेंट को, एक सेगमेंट ने अपने दूसरे सेगमेंट को कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में सामान सेल या परचेस कर लिया, तो उससे उनका सेल बढ़ गया और वो टोटल में तो कम हो गए लेकिन इस वाले में आ गए, हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन ना लेना, यहाँ पर एक्सटर्नल है वहाँ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है। क्लियर है? तो कम से कम 75% टेस्ट में पास होना पड़ेगा, और अगर 75% सेगमेंट्स हमारे रिपोर्टेबल नहीं हो पाए हैं तो उनको कम से कम 75% बनाओ, ज़्यादा हो कम ना हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे रिफाइंड वे में इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है ताकि वो डिसीजन ले सकें। जी सर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर पिछले साल जब हम सेगमेंटल रिपोर्टिंग को यूज़ कर रहे थे ना तो ये रिपोर्टेबल था, ये सेगमेंट बी जो था ये लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था, लेकिन इस साल करेंट ईयर में ये नॉन रिपोर्टेबल बन गया। तो ना दिखाएं ना। अगर कोई सेगमेंट लास्ट ईयर में रिपोर्टेबल था और इस साल वो नॉन रिपोर्टेबल रिजल्ट में आ जाता है, चाहे वो किसी भी रिजल्ट के कारण ना आ पाए हो और नॉन रिपोर्टेबल रिजल्ट आता है, तो बेटा वो इस साल भी रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। अगर लास्ट ईयर आप रिपोर्टेबल थे तो इस साल भले ही आप नॉन रिपोर्टेबल की कैटेगरी में आ गए, आपको रिपोर्टेबल मान कर रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका रिपोर्टिंग अभी भी इस साल भी होगा। हाँ, इस साल आप नॉन रिपोर्टेबल की कैटेगरी में आ गए, अगले साल आप हटा दिए जाओगे अगर आप अगले साल भी नॉन रिपोर्टेबल में आ गए तो। यानी पिछले साल आप रिपोर्टेबल में थे, तो अगर इस साल आप नॉन रिपोर्टेबल में आ गए तो भी आप रिपोर्टेबल हो इस साल के लिए, लेकिन अगले साल के लिए अब आपका डिसीजन आप खुद तय करोगे कि अगर अगले साल आप नॉन रिपोर्टेबल में हो तो नॉन रिपोर्टेबल, अगर आप रिपोर्टेबल में हो तब तो कोई बात ही नहीं है। इज इट क्लियर? जी, ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जिसको हम कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। और इस चैप्टर में या इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों को केवल और केवल न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है और हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बाकी रहा। जो हमारा था 3 टेस्ट, पहला टेस्ट सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट और एसेट टेस्ट। ये तीनों टेस्ट करेंगे। किसी एक में रिपोर्टेबल हो गया बेटा तो रिपोर्टेबल हो गया। इसके अलावा मैनेजमेंट चॉइस पर जाएंगे। मैनेजमेंट अगर कहता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट रिपोर्टेबल है देन दे कैन डू दैट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर इन टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% सेल्स अगर रिपोर्टेबल नहीं हो पाया है तो फिर कुछ सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाएंगे ताकि टोटल एक्सटर्नल सेल्स का कम से कम 75% 75% सेल रिपोर्टेबल हो जाए। दैट्स इट, इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज ओवर नाउ, वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओनली एंड बाय सॉल्विंग दोज क्वेश्चन ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर। जो भी अभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हैं दोज डाउट्स विल बी आउट। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।